रिवाइज कर दो। क्या था 3 के अंदर? हाँ, तो सब रेगुलेशन 3 में क्या, 1 में क्या था? कम्युनिकेट नहीं करेगा, प्रोवाइड नहीं करेगा, एक्सेस अलाउ नहीं करेगा। किस चीज का? यूपीएसआई का। किसको? किसी भी पर्सन को। किसकी यूपीएसआई? कंपनी की। और इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद कंपनी। और हाँ, बट 3 पर्पज से कर सकता है। क्या था बोलो? वेरी गुड। फिर क्या था? प्रोक्योर नहीं करेगा, अगले में यही था, है ना? किससे नहीं करेगा? हाँ, क्या प्रोक्योर नहीं करेगा? किससे रिलेटेड? कंपनी या उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड। फिर क्या? हाँ, इसके भी 3 एक्सेप्शन थे। किस पर्पस से? लेजिटिमेट पर्पस से और प्रोफेशनल ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए। और क्या था? लीगल ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए अपन कर सकते हैं, है ना? अब क्या पढ़ रहे हैं अपन? रेगुलेशन 4। हाँ, क्या दिया बेटा? क्या हेडिंग है? तो हमने बोला है कि अगर इनसाइडर के पोजीशन में यूपीएसआई है तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं कर सकता है। यही पढ़ा ना अपन ने? इनसाइडर के पोजीशन में अगर क्या है तो वो क्या नहीं कर सकता है? अरे कर सकता है क्या? नहीं, इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं कर सकता। ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि एक पर्सन के पोजीशन में क्या है? यूपीएसआई। एक पर्सन के, हाँ, तो यही बोला है कि कोई भी इनसाइडर जिसके पोजीशन में क्या है, तो जब उसके पोजीशन में यूपीएसआई है तब वो ट्रेडिंग नहीं करेगा। ठीक है। अगर इनसाइडर के पोजीशन में क्या है बेटा, तो वो क्या नहीं करेगा? ट्रेडिंग नहीं करेगा, है ना? तो नो इनसाइडर शेल ट्रेड इन सिक्योरिटीज दैट आर ऑन व्हेन इन, क्या है समझ में अपने को? फिर बोल दिया है कि ये एक्सेप्शन है ना, कि इन केसेस के अंदर क्या की जा सकती है? ट्रेडिंग की जा सकती है। भले आपके पोजीशन में क्या है? यूपीएसआई। भले आपके पोजीशन में क्या है, तो भी इन केसेस में इनसाइडर बोल सकता है कि वो इनोसेंस है और उसने कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं की। मतलब इन सिचुएशन में आपके पास क्या है? यूपीएसआई। फिर भी आप क्या कर सकते हो? ट्रेडिंग कर सकते हो। समझ में आया? इन सिचुएशन में आपके पास क्या है, फिर भी आप क्या कर सकते हो? इधर बैठो तीनों जना, फटाफट से आ जाओ इधर। ठीक है, स्टार्ट करें अपन। चलो, अब बोले ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन किया है। बोलो क्या बोला है बेटा? ऑफ द मार्केट ट्रांजैक्शन किया है। ऑफ द मार्केट मतलब स्टॉक एक्सचेंज के बाहर। ऑफ द मार्केट मतलब क्या हुआ बेटा? बोले यार, एक तो ट्रांजैक्शन हम कहां से कर रहे हैं? स्टॉक एक्सचेंज से। एक क्या हो रहा है? स्टॉक एक्सचेंज के बाहर से, मतलब प्राइवेटली ट्रांजैक्शन हो रहा है। एक तो क्या हो रहा है? प्राइवेटली ट्रांजैक्शन। एक कहां से हो रहा है? स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज वाला ट्रांजैक्शन ओपन होता है, सबको दिख रहा है कि ट्रांजैक्शन हो रहा है, सबको मालूम पड़ जाता है कि ट्रांजैक्शन हो रहा है। और एक ऑफ द मार्केट है कि मैंने आपसे शेयर खरीदे बेचे हैं तो आपको और मुझे ही मालूम और किसी को मालूम नहीं है। बट अगर मैं कहां से खरीद या बेच रहा हूं तो सबको मालूम पड़ जाता है। तो अगर ऑफ द मार्केट ट्रांजैक्शन किया है, अगर क्या किया है बेटा, वो भी किससे? इंटर से, बिटवीन इनसाइडर। मतलब एक इनसाइडर का दूसरे इनसाइडर के साथ ट्रांजैक्शन हुआ है, वो भी प्राइवेटली, स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं। क्या मतलब? बोले यार, ए से लेकर जेड तक ये 26 के 26 क्या थे बेटा? इनसाइडर। कौन कौन? ए से लेकर ये 26 के 26 क्या हैं? क्या ए के पास यूपीएसआई है? हाँ,
क्या बी के पास भी यूपीएसआई है? हाँ। क्या दोनों इक्वल पोजीशन में है? हाँ। दोनों के पास इक्वल इंफॉर्मेशन है? हाँ बिल्कुल है। ठीक है। अब ए अपने शेयर बेचना चाहता है, बी शेयर खरीदना चाहता है। ए अपने शेयर, बी, दोनों ही क्या हैं? तो ये क्या हुआ? इंटर से ट्रांसफर। इंटर से मतलब अमंग देमसेल्फ, आपस में। इंटर से मतलब क्या होता है? दो जने हैं तो बिटवीन हो गया है, दो से ज्यादा है तो अमंग हो गया, आपस में ही ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो यार कितने इनसाइडर थे? 26। सबको इंफॉर्मेशन थी? हाँ। और एक इनसाइडर दूसरे इनसाइडर को क्या कर रहा है? शेयर्स बेच रहा है। एंड ये ट्रांजेक्शन कैसा हो रहा है बेटा? कैसे हो रहा है ट्रांजेक्शन? एंड दोनों ने डिसीजन कैसे लिया है? दोनों ने डिसीजन कैसे लिया है? मतलब ऐसा नहीं है कि भाई इनसाइडर तो दोनों थे, बट ए के पास जो इंफॉर्मेशन थी वो बी के पास नहीं थी, ऐसा नहीं है। दोनों के पास इक्वल इंफॉर्मेशन थी, दोनों के पास इक्वल यूपीएसआई थी, कोई भी छोटी या बड़ी पोजीशन के अंदर नहीं था। तो दोनों ने सोच समझ के अपना दिमाग लगाकर क्या किया है? ट्रांजैक्शन करने। क्या आया समझ में? बोलो वापस से। क्या बोला है कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है, मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स हुआ है, ट्रेडिंग हुई है, वो ट्रांजैक्शन कैसा है? ऑफ द मार्केट, मतलब स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं हुआ, उसके बाहर हुआ है, प्राइवेटली हुआ है, पर्सनली हुआ है। किसके बीच में हुआ है? बोले दोनों इनसाइडर के बीच में हुआ है, और दोनों के पास सेम यूपीएसआई थी। दोनों के पास, दोनों ने से किसी भी रेगुलेशन 3 का वायलेशन नहीं किया, और दोनों ने डिसीजन कैसे लिया है? और इन्फॉर्म ट्रेड डिसीजन लिया। बोले कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ में आया? बोलो। चलो तो अपन रेगुलेशन 4 पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं अपन? क्या बोल रहा है कि एक इनसाइडर ट्रेडिंग जब उसके पोजीशन में क्या है, बट उसके क्या है? ये एक्सेप्शन। उसके क्या है बेटा? ये इन एक्सेप्शनल केसेस में वो कर सकता है ना। पहला पहला क्या? वेयर देयर इज एन होवरिंग, तो कर सकता। पहला पॉइंट समझ में आया अपने को? बोलो। चले फिर दूसरा। दूसरा क्या बोला है? अभी जो ट्रांजैक्शन हुआ है ना, कौन सा वाला, इसकी रिपोर्टिंग कर देगा इनसाइडर। किसको? कितने वर्किंग डेज में? एंड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को बता देगी, कंपनी कितने दिन में? 2 ट्रेडिंग डेज में। वर्किंग डे मतलब जिस दिन कंपनी वर्किंग कर रही है। जैसे अगर कंपनी का सैटरडे संडे ऑफ रहता है तो वो वर्किंग डे नहीं है। ट्रेडिंग डे मतलब जिस दिन स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग हो रही है। खुला होना अलग चीज होती है, ट्रेडिंग होना अलग चीज होती है। सपोज अगर स्टॉक एक्सचेंज संडे को, सैटरडे को खुला है, बट उस पर क्या नहीं है कोई भी, वो ट्रेडिंग डे नहीं है, भले वर्किंग डे है। क्या है समझ में? बोलो। चल फिर क्या बोला है? बोले आप ब्लॉक डील विंडो मैकेनिज्म से अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हो, बोलो अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है थ्रू, बोलो, उन पर्सन्स के बीच में जिनके पास क्या थी? उन्होंने रेगुलेशन 3 का वायलेशन, डिसीजन कैसे लिया है? और इन्फॉर्म डिसीजन लिया है ना। तो वापस से कि ट्रांजैक्शन वाज कैरिड थ्रू ब्लॉक डील बिटवीन पर्सन हु वर इन ब्लॉक डील इज अ ट्रेड जिसमें मिनिमम कितने शेयर्स? 5 लाख या कितने रुपए तक के? ब्लॉक डील बताया होगा ना मैडम ने, वो ही दिया कि बोले ब्लॉक डील विंडो ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है? जिसमें अगर नंबर ऑफ शेयर्स की बात करो तो कम से कम 5 लाख खरीदे बेचे जाएंगे। रुपए की बात करो तो 5 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। और ये ट्रांजैक्शन
सिंगल ट्रांजैक्शन होता है और इसके लिए अलग से विंडो होती है जो मार्केट ओपन होने के पहले खुलती है। मार्केट कितने बजे खुलता है? 9:15। मार्केट 9:15 खुलता है। ये समझ में आया अपने को, है ना? तो अगर ब्लॉक डील, अच्छा ब्लॉक डील में नॉर्मल इन्वेस्टर ट्रांजैक्शन नहीं करता है, बड़े बड़े प्लेयर आते हैं, हेवी क्वांटिटी के अंदर ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, कर रहे हैं, करने देते। और फिर वो आपके और मेरे लिए ओपन नहीं होता, हमें मालूम भी अगले दिन पड़ता है कि इस तरह का क्या हुआ है ट्रांजैक्शन। और फिर ब्लॉक डील ट्रांजैक्शन जो होते हैं, सेबी इन्हें क्या करता रहता है? मॉनिटर। और अगर सेबी को लगता है कि ट्रांजैक्शन गलत है तो वो उसे क्या कर देता है? कैंसिल कर देता है, प्रोहिबिट कर देता है कि नहीं कर सकते। समझ में आया? बोलो। चले, तो बोल दिया कि क्या नहीं होना चाहिए, रेगुलेशन 3 का वायलेशन है। ट्रांजैक्शन कैसे होगा? दोनों के पास सेम यूपीएसआई होना चाहिए, है ना? और अभी हमने पढ़ा कि कितने दिन में इन्फॉर्म करेंगे? 2 वर्किंग, है ना? 2 यार, तो 2 वर्किंग डेज में हम किसको बताएंगे? कंपनी को। कंपनी 2 ट्रेडिंग डेज में किसको बताएगी? स्टॉक एक्सचेंज को। ये आया समझ में? चले, तीसरा तीसरा बोला है अगर हमारे कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन थे, अगर हमारे कोई, उन्हें पूरा करने के लिए अगर क्या किया जा रहा है? ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। हमारे अगर क्या थे कोई, कि किसी लॉ के हिसाब से हमारे क्या बनते थे? जो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन क्या बनते थे हमारे, जो उन्हें पूरा करने के लिए अगर क्या किया जा रहा है? कर सकते हैं। क्या है समझ में अपने को, है ना? फिर क्या बोला है? ट्रांजैक्शन इन परसुएंट टू एक्सरसाइज ऑफ, तो अगर इंप्लॉइज हैं, कौन है जो, तो डेफिनेटली यार वो इनसाइडर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। बट कंपनी ने उन्हें क्या दिया था? इसॉस। क्या दिया था? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, जिसमें वो क्या खरीद सकते हैं? तो इसॉस के कारण अगर वो क्या खरीद रहे थे? शेयर। खरीद लेने थे उनको, क्यों रोक रहा है फिर फालतू? समझ में आया? चलो, क्या बोला है वापस से बोलो, क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं? वेरी गुड, क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं? बोले कर। चलो, पहला पॉइंट क्या था, जल्दी बोलो। वेरी गुड, ऑफ द मार्केट इंटर से ट्रांसफर बिटवीन इनसाइडर, जिनके पास सेम, उन्होंने रेगुलेशन 3 का, हाँ, और डिसीजन कैसे लिया है? दूसरा दूसरा क्या था? ब्लॉक डील, उसमें भी यही कंडीशन थी, है ना? इसलिए दोनों की कंडीशन इन्हें क्या कर दी है? साथ में लिख दी, है ना? फिर कितने दिन में? 2 दिन में कंपनी, है ना? फिर क्या बोला कि अगर हम हमारे कर सकते हैं, फिर अगर हमने स्टॉक ऑप्शन एक्सरसाइज किया था तो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? शर्मा जी क्या हुए? इंडिविजुअल इनसाइडर, नॉन इंडिविजुअल मतलब कंपनी की बात कर रहा है, आर्टिफिशियल पर्सन की बात कर रहा है, जिसकी खुद की क्या नहीं है, उसकी बात कर रहा है। क्या मतलब? बोले एबीसी लिमिटेड। बोलो कौन है बेटा? एबीसी लिमिटेड के पास रिलायंस की क्या थी? यूपीएसआई। बोलो किसके पास?
ठीक है, किसके पास? तो एबीसी क्या हो गई? क्या हो गई? पक्का? अब एबीसी की खुद की बॉडी है क्या? अरे बोलो, एबीसी के पास माइंड है क्या? तो वो इंफॉर्मेशन डेफिनेटली एबीसी के बिहाफ पर उसके एम्प्लॉय के पास होगी। अरे रिलायंस के पास इंफॉर्मेशन रह सकती है क्या? उसके डायरेक्टर के पास होगी, मुकेश के पास होगी। नहीं समझे? प्रो विद्या के पास कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है क्या? उसके बिहाफ पे सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो सपोज एबीसी के पास क्या थी? यूपीएसआई किसकी? और एबीसी के बिहाफ पर ये इंफॉर्मेशन थी शर्मा जी के पास। किसके पास थी? शर्मा जी के पास। ठीक है, वर्मा जी के पास थी क्या? नहीं। ए के पास थी, बी के पास थी, सी के पास थी, इन सब के पास थे, बट किसके पास नहीं थी? वर्मा जी के। अब एबीसी ने शेयर्स खरीदे, किसके? आरआईएल के। एबीसी ने क्या खरीदे या बेच दिए? खरीद लिए, इनसाइडर ट्रेडिंग कर ली, किसकी? रिलायंस के शेयर की। जबकि एबीसी के पास तो क्या थी? एबीसी के पास क्या थी? और फिर भी एबीसी ने रिलायंस के शेयर्स में ट्रेडिंग कर लिया, तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग मान ली जाएगी। हा? लेकिन एबीसी का कहना है कि भाई जो यूपीएसआई थी वो किसके पास थी? शर्मा जी के पास। किसके पास थी? किसके पास नहीं थी? एंड शेयर खरीदने का डिसीजन वर्मा जी ने लिया है। रिलायंस के शेयर्स में ट्रांजैक्शन करने का डिसीजन किसने लिया है? जिनके पास क्या नहीं थी? किसने नहीं लिया है? जिनके पास क्या थी। तो फिर तुम कैसे बोल रहे हो कि इनसाइडर ट्रेडिंग? जो व्यक्ति क्या ले रहा है? डिसीजन शेयर्स खरीदने बेचने का। जो व्यक्ति क्या ले रहा है? भाई यूपीएसआई नहीं है उसके पास। और जिसके पास क्या है? डिसीजन नहीं लिया। तो ये भी तो हो सकता है कि शर्मा जी ने यूपीएसआई किसको बता दियो। बोले ऐसा भी नहीं हुआ, हमारे यहाँ प्रॉपर सिस्टम है। और ये अश्योरेंस आप पूरा चेक कर लो कि भैया जिसके पास क्या थी उसने उस व्यक्ति को यूपीएसआई ट्रांसफर ही नहीं की जिसने डिसीजन लिया है। तो एक्चुअली जो पर्पस है कि जिसके पोजीशन में क्या है वो डिसीजन, वो ट्रांजैक्शन नहीं ले करेगा, तो ये तो हुआ यार कि नहीं हुआ? तो फिर यहां एबीसी लिमिटेड इनसाइडर ट्रेडिंग की दोषी नहीं मानी जाएगी। इसलिए तो हमने बोला ये प्रोविजन किसका है? केवल नॉन इंडिविजुअल का। किसका प्रोविजन है? नॉन इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल का नहीं है। तो नॉन इंडिविजुअल के बिहाफ पर इंफॉर्मेशन किसके पास है? वो एक इंडिविजुअल है हु वर इन पोजीशन ऑफ यूपीएसआई। तो किसके पोजीशन में थी यूपीएसआई? शर्मा जी के। एंड वो डिफरेंट है उस इंडिविजुअल से। किससे? वर्मा जी से। किससे? कौन से इंडिविजुअल से? जिन्होंने क्या लिया है और जिसने क्या लिया है उसके पास क्या नहीं थी। तो फिर वायलेशन नहीं माना जाए। ये आया समझ में? तो एबीसी के पास क्या है? किसकी? आरआईएल की। किसकी? आरआईएल की, है ना? तो एबीसी कैसी पर्सन है? आर्टिफिशियल। तो इंफॉर्मेशन मस्ट बी हेल्ड बाय नेचुरल पर्सन, जो कि कौन है? डायरेक्टर। और तो डिसीजन या यूपीएसआई किसके पास थी जबकि डिसीजन किसने लिया? इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं मानी जाएगी। हो जाएगा बेटा, कर लेंगे, हो जाएगा ये। लास्ट रेगुलेशन 5 के हिसाब से ट्रेडिंग प्लान बना लो। रेगुलेशन कर लो, ट्रांजैक्शन 5 पढ़ते हैं अपन क्या है ना? रेगुलेशन 5 के हिसाब से क्या बना लो बेटा? ट्रेडिंग प्लान बना लो, कर लो।
6 पॉइंट है रेगुलेशन 4 के। रेगुलेशन 4 का हेडिंग क्या है? इनसाइडर के पास जब क्या है यूपीएसआई तब वो ट्रांजैक्शन, लेकिन उसके ये 6 एक्सेप्शन है। ठीक है, नो ट्रेडिंग वाइल इन पोजीशन, समझ में आया? बट उसके कितने एक्सेप्शन है? 6। फटाफट से बोल के खत्म करें। पहला क्या था? हुवर इन, हाँ, और बट उन्होंने रेगुलेशन 3 का, और हाँ फिर कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें भी रेगुलेशन 3 का, और बट 2 दिन में किसको, 2 वर्किंग डेज में किसको बताएंगे? और कंपनी, वेरी गुड। तीसरा कैसा ट्रांजैक्शन है? और बोनाफाइड किया है, फिर एम्प्लॉइज ने, है ना? और ये किसका है? हाँ, कि इंफॉर्मेशन किसी एक इंडिविजुअल के पास थी और डिसीजन किसी और इंडिविजुअल ने, और दोनों ने कोई इंफॉर्मेशन एक दूसरे को कम्युनिकेट नहीं, कोई वायलेशन नहीं किया। लास्ट आप क्या बना लो? ट्रेडिंग प्लान। क्या बना लो बेटा आप? ट्रेडिंग प्लान। हो जाएगा? यहां तक हो गया? आगे बढ़ू मैं? चलो पढ़ो, क्वेश्चन क्या दिया है? मैं ट्रेडिंग विंडो समझाता हूं, चलो ये बताता हूं फिर क्वेश्चन, है ना? चले फिर क्या बोला है? इनसाइडर के डेफिनेशन में 2 जन आ रहे थे, पहला एंड दूसरा जिसके पोजीशन में क्या है यूपीएस। अब अगर ब्लेम किसके ऊपर है? तेने क्या की है? इनसाइडर ट्रेडिंग क्या की है तेने? तो ये प्रूव करने का ऑनस मतलब बर्डन, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कनेक्टेड पर्सन की होगी कि मेरे पास कोई यूपीएसआई नहीं थी। मतलब लॉ तो प्रिज्यूम कर रहा है कि अगर ये क्या है तो इसके पास यूपीएसआई है ही, है ना? तो इन केस ऑफ ऑनस मतलब burden, responsibility, accountability of establishing that they were shall be on such a connected person। बस यहीं तक, आगे का मैं समझा रहा हूं। ठीक है, फिर से लो। क्या बोला हमने? इनसाइडर में कितने जने थे? 2 जने थे, है ना? इनसाइडर में कितने जने थे बेटा? 2 जने थे। कौन कौन था? तो अगर ब्लेम किसके ऊपर है इनसाइडर ट्रेडिंग का, तो उसे क्या करना पड़ेगा कि उसके पास क्या नहीं थी, मतलब कौन प्रूव नहीं करेगा? सेबी तो ये बोलेगा बस ये इनसाइडर, सॉरी ये कनेक्टेड पर्सन मारा, देख लो। तो सेबी को केवल ये प्रूव करना है कि ये, आपको प्रूव करना पड़ेगा भले ही मैं कनेक्टेड पर्सन हूं बट मेरे पास कोई यूपीएसआई नहीं थी। ठीक है, दूसरा कौन जो कनेक्टेड बट उनके पोजीशन में क्या है, इनके ऊपर अगर ब्लेम है, काहे का? तो सेबी को प्रूव करना पड़ेगा कि इनके पास यूपीएसआई थी। कौन प्रूव करेगा कि इनके पास क्या थी? यूपीएसआई। यहां सेबी क्या कर रहा है? अज्यूम कर रहा है, यहां डीम्ड हो जाएगा कि भैया है ही, बट यहां आपको आपको मतलब सेबी मतलब प्लेंटिफ हो गया है, वही तो केस फाइल करेगा आपके अगेंस्ट, क्या आपने क्या की है? इनसाइडर ट्रेडिंग। समझ में आया? बोलो, अरे बोलो। चलो देखें क्या लिखा है। इन केस ऑफ ऑनस मतलब बर्डन,
responsibility of establishing that they were shall be on, but other केस में, दूसरे केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? सेबी। क्या है समझ में? पक्का? अब अगर एक पर्सन के पास क्या है? यूपीएसआई, तो फिर मान ही लेते हैं कि उसने यूपीएसआई के बेसिस पर ही ट्रांजैक्शन किया है। हो जाएगा? पक्का? नेक्स्ट क्या दिया है? ये केस करना है ना, छोड़ना नहीं। कल पढ़कर आना, इसको कराऊंगा बेटा। फैक्ट्स पढ़कर आना, मैं पूरा समझा दूंगा, और कितना फिर याद करना है वो मैं बता दूंगा। पढ़कर एक बार पूरा आना, क्योंकि फैक्ट्स बहुत सारे हैं, मैं इतने पूरे फैक्ट्स नहीं बताऊंगा, है ना, बट हाँ छोड़ना नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बेटा? तो 6 पॉइंट हमारा ये था कि रेगुलेशन 5 के हिसाब से क्या बना लोगे, तो आपके पोजीशन में भले ही क्या है कर सकते हो, ये पढ़ा ना अपन ने। तो अब वो ट्रेडिंग प्लान क्या है वो अपन पढ़ रहे हैं रेगुलेशन 5 में। ठीक है, कनेक्शन समझ में आया ना? 4 में हमने क्या पढ़ा था? आपके पोजीशन में अगर क्या है तो आप, फिर एक्सेप्शन थे 6, इसमें से लास्ट देखा था हमने, ट्रेडिंग प्लान बना लो, किसके हिसाब से रेगुलेशन कर लो। ठीक है, बोले ट्रेडिंग प्लान क्या होता है, तो बोले इनसाइडर जितने भी हैं उनको बोला है कि तुम बहुत बड़े पंडित जी बन जाओ, भविष्यवाणी करने वाले बन जाओ, और एक काम करो, अगले पूरे 1 साल में, पूरे एक, तुम कब कब कितनी सिक्योरिटी खरीदोगे बेचोगे, ये 1 साल पहले एडवांस में मुझे बता दो। मतलब जैसे हम स्टडी प्लान बनाते हैं, जब तक एग्जाम नहीं हो जाती तब तक का, हमारा अटेम्प्ट कब है? दिसंबर। हम 6 महीने से पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ना चालू किया, हमने पूरे 6 महीने का क्या बनाया? स्टडी प्लान, कि मैं 6 महीने तक इस टाइम पर इस हिसाब से पढ़ूंगा। तो बोले ऐसे ही क्या बोला है कि तू एक काम कर, पूरे 12 महीने का क्या बना कर दे मुझे? ट्रेडिंग प्लान, कि इस पूरे 12 महीने में इस डेट पर इतनी सिक्योरिटी खरीदूंगा, इतनी बेचूंगा, इस प्राइस पर, पहले से बता दे। तो अगर पहले से एडवांस में तेने क्या सबमिट कर दिया तो तू कर लेना, फिर मैं मना नहीं कर रहा था। समझ में आया? थोड़ा सा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप पहले से ही क्या बना लो, एक, उसे किसे सबमिट करो? कंप्लायंस ऑफिसर को। कंप्लायंस ऑफिसर उसे अप्रूव कर देगा, अप्रूव करने के बाद स्टॉक एक्सचेंज को बता देगा, स्टॉक एक्सचेंज उसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करके दुनिया को बता देगा कि इस दिन ये इतने शेयर खरीदेगा और बेचेगा। फिर तू खरीद बेच ले। साल भर पहले की भविष्यवाणी तेने करी है तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन 5-7 दिन से ज्यादा सेंसिटिव नहीं रहती, क्योंकि प्रोविजंस के हिसाब से जैसे ही प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, आप फटाफट से किसको बता दो? स्टॉक एक्सचेंज को। तो अगर आज तेरे पोजीशन में क्या है? यूपीएसआई, और आप ट्रेडिंग प्लान बना भी रहे हो, तो वो तो कब एग्जीक्यूट होगा? 1 साल तक। तो तब तक तो जो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी वो क्या हो जाएगी? पब्लिश हो जाएगी। और अगर वो क्या हो जाएगी तो सबको मालूम है, फिर मैं अपनी पोजीशन का मिसयूज कर रहा हूं। बोला वो कर ले, ऐसा कर ले, कोई टेंशन। समझ में आ रहा है? तो कौन है जो इनसाइडर? क्या बनाए? एक, किसको दें? कंप्लायंस ऑफिसर। कंप्लायंस ऑफिसर से अप्रूव करा,
फिर किसको दें, और पब्लिश करवा देंगे, ढिंडोरा पिटवा देंगे कि देख भाई इस डेट पर हम इतने इतने शेयर खरीदेंगे, तो खरीदना खरीद मत कर। और एक बार ट्रेडिंग प्लान बना लोगे तो सलमान खान बन जाओगे, मतलब एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा, भले मार्केट कंडीशन तुम्हारे अपोजिट चली गई हो, बोले उससे मतलब। ठीक है, ओवरव्यू समझ में आया, डिटेल पे आ जाए अपन। तो रेगुलेशन 5 सब रेगुलेशन 1 हमें राइट देता है ना, इंटाइटलमेंट देता है, ऑब्लिगेशन नहीं है। क्या लिखा है, इनसाइडर इज, मतलब उसके पास क्या है, वो चाहे तो बनाए, मेरे को नहीं करनी तो मैं नहीं बना रहा, ऑब्लिगेशन नहीं है, बट अगर मैं चाहूं तो बना सकता हूं। तो इनसाइडर क्या है कि वो फॉर्मुलेट करना मतलब बनाना, फॉर्मुलेट करना मतलब क्या फॉर्मुलेट करेगा, फिर उसे किसको, उसकी क्या ले लेगा, फिर उसे पब्लिकली अबाउट हिज ट्रेड्स स्टॉक एक्सचेंज को बता देंगे, पब्लिश करा देंगे, सब कर देंगे। तो ये राइट किसके पास है, कि वो राइट है कि ऑब्लिगेशन है, राइट है कि ऑब्लिगेशन, जबरदस्ती क्या, हाँ, अरे बोलो, जबरदस्ती नहीं, मेरी इच्छा है तो बनाऊं, मैं, मेरे को करनी नहीं ट्रेडिंग तो क्यों बना के दूंगा प्लान में। बट हाँ, एक बार प्लान बना दिया ना, फिर पीछे नहीं जा सकता, फिर करना पड़ेगा मुझे। बट अगर मैं प्लान ही नहीं बना रहा हूं, मेरे को करनी ही नहीं है, तो कोई जबरदस्ती नहीं है, मत करे। ठीक है, चले। तो जो इनसाइडर है कौन है बेटा, जो, हाँ वेरी गुड, कौन है जो, वो क्या है, क्या करेगा, क्या, वो भी, और उसे प्रेजेंट करेगा किसके पास, उसकी, फिर उसे डिस्क्लोज कर देगा। क्या है समझ में, कंप्लायंस ऑफिसर के पास जब इस तरह का प्लान आता है तो वो उसे रिव्यू करेगा, वो उसे असेस करेगा, ये चेक करेगा कि इससे रेगुलेशन का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, और इनसाइडर से क्या ले लेगा, अंडरटेकिंग, कि भाई तू लिख कर दे दे यार कि तेरे पास कोई क्या नहीं है, यूपीएसआई नहीं, ऐसा नहीं हो कि भाई कि तू क्या करने वाला है, यूपीएसआई है और अदरवाइज लॉ के प्रोविजंस का क्या करेगा, वायलेशन, ऐसा नहीं होना चाहिए, लिख कर दे दे मेरे को सारी चीजें। समझ में आया, बोलो कौन है जो, अब कंप्लायंस ऑफिसर कौन है जो, वो क्या कर देगा, रिव्यू कर देगा, वो क्या करेगा बेटा, इसको, ट्रेडिंग प्लान, वो क्या करेगा, असेस करेगा कि भाई क्या नहीं हो, कोई भी वायलेशन ऑफ रेगुलेशन नहीं होना चाहिए। क्या ले लेगा वो, अंडरटेकिंग्स, मतलब कंसेंट्स या कमिटमेंट, प्रॉमिस कि भाई मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं। क्या आया समझ में अपने को, चले। फिर अगर आपने ट्रेडिंग प्लान सबमिट कर दिया है, अगर आपने, तो फिर प्री क्लियरेंस ऑफ ट्रेड रिक्वायर्ड नहीं होता है। क्या मतलब, मैं इनसाइडर हूं, ठीक है, मैंने ट्रेडिंग प्लान सबमिट कर दिया, आप इनसाइडर हो, आपने कोई ट्रेडिंग प्लान सबमिट नहीं किया, ठीक है, तो भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, तो भी आप ट्रेडिंग, बट ट्रेडिंग करने के लिए आपको प्री क्लियरेंस, प्री मतलब पहले, क्लियरेंस मतलब अप्रूवल लगेगी कंप्लायंस ऑफिसर की। तो आपने ट्रेडिंग प्लान नहीं दिया ना, आप किसके पास जाओगे, कंप्लायंस, मेयर को ये ट्रेड करने, मेरे को अप्रूवल दे, फिर वो अप्रूवल लेकर दे देगा, आप कर लेना। लेकिन मैं तो क्या सबमिट कर चुका हूं, जिसे ऑलरेडी कंप्लायंस ऑफिसर अप्रूव कर चुका है, तो जब मैं वापस से क्या करूंगा, अब किसके हिसाब से, ट्रेडिंग प्लान के साथ, किसके हिसाब से, जब मैं क्या करूंगा, तो वापस से अप्रूवल लेने थोड़ी आऊंगा आप तेरी में, ये समझ में आया। तो प्री क्लियरेंस ऑफ ट्रेड, वापस से बोलो क्या बोला है, शेल नॉट बी
समझ में आया ना? आप भी इनसाइडर हो, मैं भी। मैंने क्या सबमिट किया, तो मेरा तो प्लान पहले ही उसने अप्रूव कर लिया ना। अब उस प्लान के हिसाब से जब मैं ट्रेडिंग करूंगा तो मैं वापस से अप्रूवल लेने नहीं आऊंगा। लेकिन आपने प्लान सबमिट किया क्या, और आप क्या करना चाहते हो आप, तो फिर आप प्री क्लियरेंस लेने जाओ कि मेरे, फिर आपको क्या रहना पड़ेगा, हर बार जब भी ट्रांजेक्शन करोगे आपको क्लियरेंस लेने जाना पड़ेगा, हर बार। अगर आपने ट्रेडिंग प्लान नहीं किया ना, तो जब भी आप ट्रेडिंग करना चाहो तो आप पहले किसके पास जाओगे, भाई मेरे को ये ट्रेड करना है, वो आपसे अंडरटेकिंग ले लेगा कि तेरे पास कोई यूपीएसआई नहीं है, चेक कर लेगा और आपको परमिशन दे देगा, बोले कर ले जा। लेकिन अगर मैं क्या सबमिट कर रहा हूं, तो मैं नहीं करूंगा ऐसा। क्या है समझ में? फिर ट्रेडिंग विंडो के जो नॉर्म्स होते हैं, बोलो, वो भी एप्लीकेबल नहीं होंगे अगर ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से मैं क्या कर रहा हूं, ट्रेडिंग, है ना? क्योंकि ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाती है, बोलो, किसके लिए, इनसाइडर के लिए। बट अगर इनसाइडर ने क्या सबमिट किया है, तो उसके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज नहीं होती, कर ले, तो पहले ही बता चुका। क्या है समझ में? बोलो बेटा। चल, तो क्या बोला अपन ने, कंप्लायंस ऑफिसर रिव्यू कर लेगा, अप्रूवल दे देगा, है ना? अब सब रेगुलेशन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दिया है, वो आपको फोटो बना के दिए ना, वही है। डिटेल नहीं दी है। चलो, ये याद करना है ना, एक एक लाइन की, ये 6 जो है एक एक लाइन की 6 पॉइंट, उन्हें डबोले बना के दे दी, ये उतना ही छोटा छोटा सा, है ना? चलो पहले समझते हैं अपन। अब जब अपन ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे, बोलो, तो उसको बनाते समय मुझे किन चीजों का ध्यान रखना है ये बता। ट्रेडिंग प्लान बनाते समय मुझे क्या चीज इंक्लूड करूं, क्या एक्सक्लूड करूं, वो चीजें बताइए, ठीक है? रेगुलेशन 5 के हिसाब से मैं कौन, इनसाइडर, क्या बना रहा हूं, तो जब मैं अपना क्या बना रहा हूं, मुझे इन चीजों को ध्यान रखना। क्या हम कभी ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं? हाँ, अपने क्लाइंट का, एज ए कंपनी सेक्रेटरी हमारे पास ही आता डायरेक्टर, मेरे को तो ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग प्लान बना के दे मेरा, तो उसको भी हम बना के देते हैं, कंप्लायंस ऑफिसर के रूप में अप्रूव भी हम ही करके देते हैं। या अगर हम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, तो हमारा क्लाइंट आया कि मैं इस कंपनी का हूं, मुझे करनी ट्रेडिंग, प्लान बना के दे, बोला वो बना ना, बढ़िया फीस मिलती है इसकी, तो बहुत अच्छी फीस, लाखों रुपए में, ठीक है? अबे जब सेबी की पेनल्टी 25 करोड़ रुपए की है, तो फीस भी तो अपने लाखों में रहेगी। सेबी और फेमा से ज्यादा फीस कहीं नहीं मिलती है, और ये दोनों इंडिपेंडेंट सबसे ज्यादा नहीं, जितनी फीस सेबी और फेमा के केस में मिलती है आईबीसी में भी नहीं मिलती। चलो, अब जब मैं ट्रेडिंग प्लान बनाऊंगा, बोलो, तो पहले किससे अप्रूव कराऊंगा, किससे अप्रूव करवाऊंगा, फिर कंप्लायंस ऑफिसर स्टॉक एक्सचेंज को बता देगा और पब्लिक डिस्क्लोजर दे देगा, बोलो, क्या दे देगा, पब्लिक डिस्क्लोजर देने के 6 महीने बाद से मेरा प्लान चालू होगा। पब्लिक डिस्क्लोजर देने के, हाँ, तो जो ट्रेडिंग क्या होगी, कमेंस, जो ट्रेडिंग क्या होगी, वो 6 महीने अर्लियर नहीं होगी पब्लिक डिस्क्लोजर से, तो अर्लियर नहीं होगी मतलब लेटर होगी, तो पब्लिक डिस्क्लोजर से 6 महीने बाद, मतलब 15 मार्च को अगर पब्लिक डिस्क्लोजर दिया है, तो 15 सितंबर के बाद से मेरी ट्रेडिंग चालू होगी, उसके पहले से नहीं। ये समझ में आया? तो ट्रेडिंग में चालू नहीं कर सकता, कब तक, 6 महीने खत्म नहीं हो जाते जब तक, है ना? तो इट शैल नॉट इंटेल commencement of trading on behalf of earlier than 6 months from
ये तो नेगेटिव लिखते तो अपन अगर पॉजिटिव बोले तो 6 महीने बात करना है, और नेगेटिव लिखना है तो बोले 6 महीने तक तो नहीं कर सकते, उसके बाद ही करना। ये आया समझ में? बोलो। बेटा लिस्टेड कंपनी को क्वार्टरली अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। पहला क्वार्टर दिख नहीं रहा है क्या? ये एपी का मतलब समझ में नहीं आया। तो 1 अप्रैल से दूसरा क्वार्टर, बोलो। नहीं, तीसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर चालू हो चुका। अरे बोलो कि सेकंड क्लोज हो चुका है? पक्का? चौथा क्वार्टर, और इस तरह से पूरा खंबा खत्म हो जाएगा 31 मार्च तक। ठीक है, अब हम एलओडीआर पढ़ेंगे। जब हम कौन से प्रोविजन पढ़ेंगे बेटा? लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, है ना। उसमें लिखा है कि जब भी क्वार्टर क्या होता है? एंड। जब भी क्वार्टर उससे 45 दिन में उससे उस क्वार्टर के क्या बनाने पड़ते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब वही बैलेंस शीट एंड पी एंड एल, और उसे पब्लिश करवाना पड़ता है। क्या करवाना पड़ता है उसे? तो 1 अप्रैल से 30 जून, 30 जून को क्वार्टर खत्म हुआ, तो वहां से 45 दिन मतलब जुलाई और अगस्त, 14 अगस्त तक क्या आ जाएंगे? फाइनेंशियल स्टेट। चलो हम इसका लेते हैं 1 जुलाई से 30 सितंबर, 30 सितंबर खत्म हुआ, हाफ ईयर खत्म हो गया। अब इसके कितने दिन में फाइनेंशियल रिजल्ट्स आ जाएंगे? तो अक्टूबर पूरा और नवंबर, मतलब क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूपीएसआई होता है? अरे बोलो, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूपीएसआई होता है? ऐसे गंदे बच्चों, तुमको शर्म भी नहीं आ रही? सोचना पड़ रहा तुमको यार, क्या पागल पैदा हुआ मतलब है? इसके साथ लिखवाया भी था मैंने, भले क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, ईयरली हो, क्योंकि मालूम पड़ा अभी कौन सा क्वार्टर खत्म हुआ और कंपनी के पास अच्छा प्रॉफिट है, तो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हुई ना। तो ये तो दुनिया को मालूम है कि इस 14 नवंबर तक क्या फाइनेंशियल रिजल्ट्स आएंगे, मतलब प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आएगी। तो ये तो इनसाइडर को भी मालूम है। नहीं, अब अगर इनसाइडर इस ड्यूरेशन में क्या करना चाहता है तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसको तो पहले से मालूम है इस ड्यूरेशन में क्या आने वाली है, यूपीएसआई क्या आने वाली है। तो जब प्लान बनाओगे, तो जब क्या बनाओगे, तो इस ड्यूरेशन में आपको ट्रेडिंग नहीं करना। जब आप प्लान बनाओगे ना, तो इस ड्यूरेशन में आपको ट्रेडिंग, कौन से ड्यूरेशन में? तो बोले फाइनेंशियल ड्यूरेशन खत्म होने के पहले के 20 दिन से लेकर, 20 दिन ही था ना ये रहा, फाइनेंशियल पीरियड खत्म होने के 20th ट्रेडिंग डे पहले से लेकर जब तक उस फाइनेंशियल रिजल्ट्स को पब्लिक को क्या ना कर दिया जाए, डिस्क्लोज, उसके भी सेकंड ट्रेडिंग डे तक। क्या मतलब हुआ? फाइनेंशियल पीरियड कब खत्म हुआ? इसके 20 दिन पहले से लेकर, इसके 20 मतलब 10 सितंबर से आप ट्रेडिंग नहीं करोगे। कब तक नहीं करोगे? तो बोले जब ये फाइनेंशियल ईयर पब्लिक को डिस्क्लोज होंगे, सपोज मैंने 5 नवंबर को डिस्क्लोज किया है, तो उसके बाद भी 2 ट्रेडिंग डेज तक नहीं करोगे, मतलब 7 नवंबर तक नहीं करोगे। ये आपको ध्यान रखना, ट्रेडिंग प्लान बनाते समय भी आप इस ड्यूरेशन में ट्रेडिंग नहीं करोगे। अब आया? चलो फटाफट से बोलो क्या आया।
पहले लो फाइनेंशियल पीरियड। क्या लिया बेटा अपन ने? वेरी गुड। क्या लिया अपन ने? तो फाइनेंशियल पीरियड मतलब हर क्वार्टर एंड हो रहा है, नहीं? तो हम लेटेस्ट वाला पकड़ते हैं कि 30 सितंबर। तो फाइनेंशियल पीरियड क्लोज हो गया, उसके 20th ट्रेडिंग डे पहले जाओ। पहले जाना ना, तो 30 सितंबर के पहले जाना है। कितने दिन पहले? 20 ट्रेडिंग डेज पहले। कितने दिन पहले? लगभग कौन सी डेट आएगी? ट्रेडिंग डे बोला ना। एक महीने में कितने ट्रेडिंग डे होते हैं? 20 ही होते हैं। एक हफ्ते में 5 ही दिन ट्रेडिंग होती ना, सैटरडे संडे बंद होता है ना। एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं? 4। और 4 हफ्तों में हर में 5-5 दिन ले तो 20 दिन, नहीं? तो लगभग 5 के भी पहले का दिन आएगा ट्रेडिंग डे के हिसाब से देखे तो अपन सपोज एक डेट पकड़ लेते 5 सितंबर। बोले 5 सितंबर से ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए तेरी। बोले कब तक नहीं करूं? तो बोले वो 30 सितंबर वाले रिजल्ट तू पब्लिक को कब बताएगा? तो बोले मैं तो 25 अक्टूबर को बता रहा हूं। कौन से अक्टूबर को बता रहा हूं? तो 25 अक्टूबर के बाद भी 2 ट्रेडिंग डेज तक और मत करना। मतलब कब तक मत करना? मतलब 5 सितंबर से 27 अक्टूबर तक तू ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से भी ट्रेडिंग नहीं कर सकता। कब से कब तक? हाँ, जिसको लिखेंगे क्या अपन? 28 for which results are required to be announced by and the second। समझ में आया है ना? फिर क्या है? बोले कम से कम 12 महीने की ट्रेडिंग प्लान सबमिट करना है ना। कम से कम 12 से ज्यादा दे रहा है कोई दिक्कत नहीं। बोले ओवरलैपिंग मत करना। ओवरलैपिंग मतलब पुराना ट्रेडिंग प्लान जब तक खत्म नहीं हुआ नया ट्रेडिंग प्लान लेके मत आना। ओवरलैपिंग मतलब एक के ऊपर एक ना। ओवरलैपिंग मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग प्लान की ओवरलैपिंग मतलब क्या? पुराना तो खत्म हुआ नहीं, तुम नया लेकर आ गए, नहीं, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। फिर बोले मार्केट की पोजीशन का जो है क्या मत करना? अब्यूज। और कितने की सिक्योरिटीज खरीदेगा क्या है ये सब बता देना। ये समझ में आया? फोटो खींचो इसका याद करने के लिए जल्दी से। कर दूंगा बेटा, अब भी कर दूंगा। चलो एक गाना बना के याद करें इसको, है ना? तो फटाफट से क्या बोला अपन ने? पब्लिक डिस्क्लोजर से 6 महीने बात करना। बोलो वापस से, पब्लिक डिस्क्लोजर से फाइनेंशियल पीरियड वाले ड्यूरेशन में मत करना। फाइनेंशियल पीरियड वाले कम से कम 12 महीने करना, कम से कम। ओवरलैपिंग मत करना, सारी इंफॉर्मेशन देना, मार्केट अब्यूज मत करना। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव इसको एक सीक्वेंस में याद कर लोगे हो जाएगा। पब्लिक डिस्क्लोजर के 6 महीने बात करना, फाइनेंशियल पीरियड में मत करना, कम से कम 12 महीने करना, ओवरलैपिंग मत करना, सारी इंफॉर्मेशन देना। ये 6 पॉइंट खत्म होगा। ठीक है, कर लोगे इसको? कल करते हैं। सर आ गए? आई एम फ्रॉम नीमच।